बढ़ते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शिक्षा विभाग के 6250 पदों पर स्थायी भर्ती जल्द ही होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों को भरने का बड़ा निर्णय लिया गया है। आउटसोर्स के माध्यम से सीआरपी, बीआरपी के 950 और चतुर्थ श्रेणी के 3000 पदों पर नियुक्तियां जल्द ही होंगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षा विभाग के 6250 पदों पर स्थायी भर्ती जल्द की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इसके लिए। अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों को भरने का बड़ा निर्णय लिया गया है और आउटसोर्स के माध्यम से सीआरपी, बीआरपी के 950 और चतुर्थ श्रेणी के 3000 पदों पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि जल्द ही रास्ता साफ हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी नौकरियों से जुड़ी हुई आपके सामने है, जहां पर सरकार जल्द ही स्थायी नियुक्ति करने जा रही है। शिक्षा विभाग के 6250 पद बताए जा रहे हैं जिसमें स्थायी भर्ती होगी और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और देखिए, शुरुआती दौर में 30,000 के करीब पदों को भरने की तैयारी होगी, जिनका ब्यौरा जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टेबल पर होगा। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा हुआ है और हाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागों में खाली पदों को लेकर सभी विभागाध्यक्ष के साथ मीटिंग की थी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेज करके खाली पदों का ब्यौरा एक फॉर्मेट में मांगा हुआ है। और चलिए, इसी पर मेरे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ये कहा जा रहा है कि 6250 पद बताए जा रहे हैं जिनमें स्थायी भर्ती की जाएगी शिक्षा विभाग में। इसके अलावा और अलग अलग विभाग हैं जिनमें भर्तियां जल्द ही होंगी। अब सीएम इसको लेकर निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को, क्या जानकारी? बिल्कुल दीपा, देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 नवंबर को एक कार्मिक विभाग के साथ बैठक की थी जिसमें तकरीबन 30,000 पदों को भरने के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि सभी जो विभाग हैं जिनमें रिक्त पद हैं और प्रमोशन के माध्यम से जो रिक्त पद खाली हो रहे हैं उनका ब्यौरा जल्द ही सरकार को तलब कराया जाए। तो सभी जो कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र के माध्यम से सूचना की दी है कि प्रमोशन के पद के साथ साथ जो खाली रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा कार्मिक विभाग को भेजा जाए, फिर वो पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा जाएगा। तो तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआती दौर में जो सभी विभागों में तकरीबन 30,000 के पद के करीब जो पद खाली हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि जो जिन विभागों के माध्यम से अध्याचन भेजे गए हैं उनमें लोक सेवा आयोग ने बाकी अन्य विभागों की भी जो खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये कह सकते हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए राहत बड़ी खबर है कि लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हैं युवा, उनके लिए नौकरी मिलने वाली है और जल्द ही उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ ही कल शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपक की थी, उसमें ये तय किया गया था कि 3000 जो गेस्ट टीचर हैं उनकी सरकार भर्ती करेगी। इसके साथ साथ ही तकरीबन 3000 के जो आउटसोर्स के पद है, जो चतुर्थ श्रेणी के पद होते हैं उनके भरने की और लंबे वक्त से बेरोजगारों को उम्मीद भी थी सरकार की तरफ, वो देख रहे थे उम्मीद भरी निगाहों से, और अब उनके लिए राहत वाली खबर है। जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी, भर्तियां होंगी। ये राहत वाली बात है बेरोजगारों के लिए। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर। देहरादून में सीएम धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की और बैठक में सीएम धामी ने कहा कि अधिकारी महीने में एक दिन स्कूलों का निरीक्षण जरूर करेंगे और साथ ही खस्ता हाल हो चुके स्कूलों की इमारत को गिराने के निर्देश भी दिए गए हैं। 2300 गेस्ट टीचर्स की भर्ती का फैसला भी लिया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूलों में खाली 4th क्लास के पदों को भरने पर सहमति भी सीएम ने जताई है। वहीं गेस्ट टीचर्स ने नई भर्ती का विरोध किया है, कहा है कि बिना नीति बनाए भर्ती हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पिछले 7 साल से गेस्ट टीचर तैनात हैं। ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं, उनमें कदाप बच्चों को न बैठाया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। इसके अलावा हमारे जो बीआरपी सीआरपी के 950 पद हैं, 950 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें कार्रवाई किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है, आज पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर सरकार मुहर लगाएगी
और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर भी ये कैबिनेट की बैठक बहुत अहम है, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी भी मिलेगी। इसके अलावा सरकार पोर्टल के जरिए ई गवर्नेंस को लेकर पोर्टल को मंजूरी, महिला आरक्षण, आवास विकास विभाग से संबंधित फैसलों पर मुहर लगेगी और नजूल भूमि, अग्निशमन, गृह विभाग के फैसलों पर सरकार मंजूरी दे सकती है, ये कहा जा रहा है। और कई विभाग हैं, ये कहा जा रहा है कि सेवा नियमावली में संशोधन भी हो सकता है कई विभागों के। ये बड़ी जानकारी है। कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बहुत खास है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं, जिन पर मुहर लगाई जा सकती है और विधानसभा शीतकालीन सत्र को मंजूरी मिलेगी। महिला आरक्षण, आवास विकास से जुड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है आज की होने वाली कैबिनेट की बैठक में, ये कहा जा रहा है। और चलिए इस बैठक को लेकर तफसील से बातचीत कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, कितने बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी? बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा भी होनी है, बहुत सारे फैसले हैं जो लिए भी जाने हैं, कई प्रस्ताव है जिनको पास भी किया जाना है। क्या विशेष जानकारी आपके पास है विनोद? जी दीपा, देखिए उत्तराखंड सचिवालय में 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और आगामी जिस तरह से 29 नवंबर को विधानसभा शीतकालीन सत्र देहरादून में हो रहा है, उसको लेकर मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा महिला आरक्षण, नकल निषेध विधेयक और तमाम कई ऐसे विभागों की नियमावली है जिनमें आज संशोधन हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि विधानसभा सत्र की मंजूरी, महिला आरक्षण और नकल निषेध विधेयक और आवास विकास और गृह विभाग से कई ऐसे संबंधित फैसले हैं जिस पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये फैसले हैं जिसमें नकल, क्योंकि पूर्व में ये देखा गया था जिस तरह से नकल यहाँ पर कई मामलों में देखी गई, तमाम मामले उजागर हुए, चाहे यूके SSS भर्ती मामला हो, तो राज्य सरकार इस तरह की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कानून लाया जाए जिससे नकल रुक सके। तमाम इस तरीके के कानून लाने की तैयारी में धामी सरकार थी। उसी हिसाब से आज एक नकल निषेध विधेयक भी पास हो सकता है, यानी रखा जा सकता है। इसके अलावा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की राह में धामी सरकार काम कर रही है, तो अपनी सरकार पोर्टल को भी आज मंजूरी कैबिनेट की मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा सत्र के जो 29 नवंबर से प्रस्तावित है, 29 नवंबर से सत्र होना है, सत्र को भी मंजूरी आज कैबिनेट में दी जा सकती है। इसके अलावा आवास विकास, गृह विभाग और PRD जवानों से संबंधित कई विधानसभा के इसको भी मंजूरी मिलेगी और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर हमारी भी लगातार नजर है। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से खबर है। नैनीताल के भवाली से एक हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। ओवरटेक कर रही ऑल्टो कार एक ट्रक से जा टकराई और हादसे की तस्वीर 15 नवंबर सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। ऑल्टो कार भवाली से हल्द्वानी मार्ग की तरफ जा रही थी और इसी दौरान एक मोड़ पर कार ड्राइवर ने दूसरी कार को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और मोड़ होने की वजह से कार ड्राइवर को सामने से आते ट्रक नहीं दिखी और ना ही ट्रक वाले को कार दिखी और इसी दौरान ये जोरदार हादसा हो गया, टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पहाड़ में कार चलाते वक्त इस तरह से ओवरटेक नहीं किए जाते हैं, बहुत सावधानियां हैं जो बरतनी होती हैं। ऐसा करने पर हादसा हो जाता है। अगर आप भी पहाड़ में कार चलाते हैं, ड्राइविंग वहां पर करते हैं, तो इस तरह से ओवरटेक कभी ना करें। पूरी जगह मिलने और दूर तक रास्ता साफ होने पर ही सावधानी से गाड़ी आगे बढ़ाएं। ये सावधानी हर किसी को बरतनी चाहिए, वरना खतरनाक साबित होता है। पौड़ी से बड़ी खबर है। थापली गांव में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। चूल्हे में जल रही आग की चपेट में आई दंपति, ये कहा जा रहा है, और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पौड़ी जिले में पावो ब्लॉक के थापली गांव में ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति की आग में झुलसने से मौत हो गई। जिस घर में बुजुर्ग दंपति रह रहे थे, वहां पूरा ही घर आग की चपेट में आ गया। हादसे की वजह आग, पुलिस ने यह कहा कि घर के भीतर चूल्हे में जो आग जल रही थी, उसी की वजह से यह हादसा हुआ है। बुजुर्ग दंपति ठंड से बचने के लिए चूल्हे से आग को सेक रहे थे, तभी आग पूरे घर में फैलती चली गई। उसके बाद यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया।
जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक मकान में आग लगी है और जो दंपत्ति हैं वो फंसे हुए हैं। तो इसमें हमारे पाबो चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी पौड़ी जो है वो तुरंत तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। हमारी जो फायर सर्विस की टीम है वो भी गई और तब तक जो है आग को भी बुझाया गया, पर जो दंपत्ति थी उनकी मृत्यु हो गई बर्न्स के कारण। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में बाघिन को गोली मारने के मामले में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिए जांच के आदेश और गोली के छर्रे लगने से हुई थी बाघिन की मौत, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भूखी और घायल अवस्था में बाजार में घूम रही थी बाघिन। राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे की मामले की जांच होगी। दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर बाघिन को गोली मारने के मामले में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दिए। गोली के छर्रे लगने से बाघिन की मौत हुई थी। कॉर्बेट से सटे इलाके में दहशत है। एक बाघ आबादी वाले इलाके में आ घुसा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें कॉर्बेट से सटे मरचुला इलाके की हैं। लोगों ने जैसे ही बाघ को देखा, दहशत मच गई। इस बीच बाघ लोगों की तरफ बढ़ने लगा। एक पल के लिए तो लगा कि ये बाघ किसी की जान ही ले लेगा। मगर तभी बाघ को आबादी वाले इलाके से भगाने के लिए कुछ लोगों ने फायरिंग भी कर दी। एक के बाद एक 2 फायर होते हैं। बाघ डर जाता है तो वहां से दूर चला जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बाघ एक जगह पर छिपा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाघ बीमार था, जिस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा है। इस घटना के कुछ देर बाद ही बाघ की मौत की खबर आती है। अब कॉर्बेट प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि बाघ की मौत हुई कैसे। क्या उसे गोली लगी थी या फिर बीमार होने की वजह से मौत हुई? कॉर्बेट प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। केदारनाथ में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हवाई सेवाओं को मजबूती देने के लिए बनाया जाएगा मिनी एयरपोर्ट और 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में तैयार होगा मिनी एयरपोर्ट। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने इसको मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है। और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मिनी एयरपोर्ट पर भी काम होगा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों को निर्देश इसके लिए दे दिए हैं। वो लगातार बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज के भीतर कई बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। अब हर किसी के जहन में सवाल यह है कि आखिरकार उत्तराखंड में इतने भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। इसलिए एबीपी गंगा ने वैज्ञानिकों की राय जानी है। क्या कहा है वैज्ञानिकों ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले कुछ रोज के भीतर ही पहाड़ कई बार हिल चुके हैं। लोग हैरान हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। क्या ये भूकंप आने वाले समय में किसी अनहोनी का संकेत है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी गंगा की टीम देहरादून की वाडिया इंस्टीट्यूट पहुंची। हमारा सवाल था कि उत्तराखंड में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। इस पर वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सुशील कुमार ने बताया कि छोटे भूकंप आना सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इनसे घबराने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। प्लेटें कोलाइड कर रही हैं और जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई वो, तो उससे पूरा जो हिमालय 33 सी हट का हिमालय बना है। वो प्लेटों में अभी भी मूवमेंट है। इंडियन प्लेट अभी भी 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है वो अंदर की तरफ। जब वो सैचुरेशन पर पहुंचता है स्ट्रेस लेवल, यानी उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि वो रॉक को ब्रेक कर सके, जो नीचे रॉक है, तब वो भूकंप आता है। जैसे रॉक टूटती है भूकंप आता है। तो ये स्वाभाविक है। तो जो चरम सीमा पर पहुंचने के लिए जो समय लगता है
उस समय तक तो कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद में फिर धीरे धीरे भूकंप भी आएंगे और जो स्ट्रेस है वो रिलीज भी होगा। तो वही कारण है कि भूकंप बार बार आते हैं। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, जिसका कुछ क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है। सिस्मिक जोन 5 में वो क्षेत्र आते हैं जहां पर 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका रहती है। सिस्मिक जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्र, गुजरात का कच्छ समेत देश के कई क्षेत्र आते हैं। भटवारी और इधर देखिए जोशीमठ, उससे नीचे जोन 4 है, फिर ऊपर जोन 5 आती है, जिसमें दूसरे जो पर्वतीय इलाके और दूसरे पार्ट हैं। तो जोन 5 में ज़्यादा आशंका रहती है, वो सेस्मिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में आए भूकंप की तीव्रता काफी कम रही है, इसलिए लोगों ने सिर्फ भूकंप के झटके महसूस किए। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के कुछ क्षेत्र को छोड़कर उत्तराखंड में बाकी जगह पर कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि इनसे घबराएं नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून सर्वे कैतुरा की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रखे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी फायदा मिलने वाला है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नर्सिंग और मेडिकल साइंस का आज से प्रारंभ हो गया। निश्चित रूप से ये हमारे बहुत सारे सेवा क्षेत्रों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी जो है इससे लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने फ्लैट्स, पार्किंग, फन पार्क और रिंग हॉल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर दीपक रावत ने चालान करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीएसए पार्किंग में कूड़े का ढेर देख करके बिफर पड़े और जूम लैंड के पास बंद पड़े रिंग हॉल को जल्द खोलने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। मल्लीताल क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए 20 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन ड्यूटी पर 5 कर्मचारियों के होने पर नाराजगी व्यक्त की और टीम गठित कर नियमित गश्त कर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और इसी खबर के साथ ही पहाड़ प्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, अब बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।